नमस्ते बच्चों। आज के टॉपिक में हम मेंडेलिय विकार का सेकेंड डिजीज सिकल सेल एनीमिया इसको कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो लेसन में बच्चों हम जानेंगे कि सिकल सेल एनीमिया नंबर 1 कौन से एकल जीन के रूपांतरण के कारण उत्पन्न हो रहा है। दूसरी बार ये लिंग या अलिंग यानी कि सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम कौन से गुणसूत्र के ऊपर ये उपस्थित है जीन जिसके कारण यह बीमारी हो रही है। तीसरा, कैसे यह डिजीज मेंडल के वंशागति के नियमों का पालन करती है। और चौथी बात यहाँ पे हम क्लियर करेंगे कि ये प्रभावी है या अप्रभावी। ठीक है, तो चलो इस डिजीज को अपन आगे पढ़ना शुरू करते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सबसे पहली बात बच्चों जो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि ये ऑटोसोमल डिजीज है या ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। अलिंग गुणसूत्र के कारण यह बीमारी हो रही है। और दूसरा, यह अप्रभावी रोग है। सो ऑटोसोमल या ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिजीज और डिसऑर्डर। दूसरी बात, इसका जो मेन कारण होता है वो है मानव में गुणसूत्र नंबर 11। क्रोमोसोम नंबर जो 11 होता है बच्चों, उसमें एक पोजीशन पर एक जीन प्रेजेंट होता है HBB जीन। ये जो जीन है HBB जीन, ये उत्तरदायी होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसी जीन में कुछ परिवर्तन आ जाता है जिसको अभी अपन आगे पढ़ेंगे, जिसके कारण यह बीमारी हो जाती है। अगला पॉइंट देखो, जीन में परिवर्तन आता कैसे है। उससे समझने से पहले हम इस जीन का नॉर्मल फंक्शनिंग की बात करते हैं कि सामान्य रूप से क्या होता है। तो सामान्य रूप से बच्चों ये मैंने यहाँ पर एक डीएनए की सीक्वेंस बनाई है। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस है। डीएनए सीक्वेंस में GAG और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या है, CTC। अब यहाँ पर बच्चों मैसेंजर आरएनए, डीएनए से अपन जानते हैं मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए में जो ये ट्रिपलेट कोड होता है जिसको अपन त्रिकूट कहते हैं, त्रिकूट या ट्रिपलेट कोड कहते हैं, ट्रिपलेट कोड, ये किसी ना किसी एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो GAG ये कोड करता है ग्लूटामिक एसिड के लिए। ठीक है, ये है ग्लूटामिक एसिड। और इसकी पोजीशन देखो, ये मैंने एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई है। ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन। बच्चों एक चीज यहां मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारा ये हीमोग्लोबिन है ना, इसमें 2 अल्फा यूनिट होती है और 2 बीटा यूनिट होती है। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो इस बीटा यूनिट में कुछ परिवर्तन आता है जिसके कारण होती है। तो एक चीज ये आप याद रखना, बीटा यूनिट में चेंज के कारण। अब इसकी जरा पोजीशन देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अभी अपन ने फोकस कौन सी पोजीशन पे किया हुआ है, 6th पोजीशन पे। तो ये हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है और इसकी जो 6th पोजीशन है उस पर ग्लूटामिक एसिड एमिनो एसिड के रूप में उपस्थित है। ठीक है, और यहां से जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी वो बिल्कुल सामान्य होगी, नॉर्मल चेन बनेगी। क्लियर। अब देखो बीमारी का कारण क्या है और ये बीमारी होती कैसे है। तो यहां पर एक बिंदु पर, कौन सा बिंदु, हमने 6th पोजीशन को फोकस किया था, तो 6th पोजीशन की ही अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास में डीएनए में जीन सीक्वेंस है GAG, तो यहाँ पर ये जो एडेनिन है, ये नाइट्रोजन क्षारक जो है ये विस्थापित हो जाता है, यहाँ उत्परिवर्तन आ जाता है और इसकी जगह पर यूरेसिल आ जाता है, GUG। तो हमारी सीक्वेंस चेंज हो गई GAG से GUG। क्लियर। तो ये एक बिंदु पे परिवर्तन आ रहा है ना, एक पॉइंट पे परिवर्तन आ रहा है, इसलिए हम इसको पॉइंट म्यूटेशन या बिंदु उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। केवल एक नाइट्रोजन क्षारक में परिवर्तन आया है। ठीक है, अब इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा कि जो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बना उसमें नाइट्रोजन क्षारक अलग हो गए, यहां पर थे GAG और यहाँ नाइट्रोजन क्षारक आ गए GUG।
अब इसके कारण हमारा ये ट्रिपलेट कोड बदल गया, GAG की जगह GUG हो गया। और अगर हम GUG को देखें तो ये कोड करता है वेलिन के लिए, ठीक है। तो हमारा जो 6th पोजीशन पे, पोजीशन 1 2 3 4 5 6, तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन की 6ठी पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ गया। क्लियर हुई बात है ना, ये चेंज आ गया। अब इस चेंज के कारण ही हमारा सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो मेन पॉइंट्स क्या है, सबसे पहली बात क्रोमोसोम नंबर 11, दूसरी बात बिंदु उत्परिवर्तन कहाँ हो रहा है, सिर्फ एक पोजीशन पे हो रहा है। पोजीशन कौन सी है, 6th जीन। किसका 6th जीन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो बनेगी उसका जो 6th जीन है, जीन सीक्वेंस क्या है, GAG। वहां पर एक नाइट्रोजन क्षारक जो है उत्परिवर्तित हो जाता है, एडेनिन यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है, और इसके कारण मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर बदल जाता है, और मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर बदलने से एमिनो एसिड 6ठे पोजीशन पर चेंज हो जाता है। क्लियर। अब इसके कारण हमारे पास में ये दूसरी तरह की बीटा चेन बन गई, और ये बीटा चेन के कारण हमारा जो RBC है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनका आकार बदल जाता है, उनका आकार हो जाता है हंसियाकार। अब ये हंसियाकार कैसा होता है, चलो आगे देखते हैं। ये देखो, ये है हमारे सामान्य RBC, और ये आकार देखो हंसियाकार, सिकल के आकार का, ठीक है, सिकल या हंसिया के आकार की RBC बन गई। तो हमारे पास में बच्चों उत्परिवर्तन के कारण इस HB जो जीन है हमारा, उस जीन के 2 एलील्स हैं, HBA और HBS। HBA तो है सामान्य, और वो सामान्य RBC बना रहा है, और जो HBS है वो है उत्परिवर्तित, और वो हंसियाकार RBC बना रहा है। तो अब ये जो 2 जीन एलील्स हैं, इनके कारण हमें 3 तरह के संभावित जीनोटाइप प्राप्त हो सकते हैं। कौन कौन से, देखें इन दोनों का किस तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहला कॉम्बिनेशन या पहला जीनोटाइप, जहां पर HBA HBA यानी कि दोनों जीन एलील सामान्य है, सामान्य है, तो ये सारी सामान्य RBC का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन, जहां पर एक जीन एलील सामान्य है और दूसरा जीन एलील उत्परिवर्तित है, तो यहाँ पर जो बच्चों RBCs बनती है वो दोनों तरह की बनती है, सामान्य और हंसियाकार। तीसरी स्थिति देखो, तीसरा जीनोटाइप, जहां पर दोनों ही उत्परिवर्तित जीन एलील साथ में आ गए। अब यहाँ पर आप प्रभाविता और अप्रभाविता को समझना, ठीक है, दोनों जीन एलील उत्परिवर्तित है, और यहाँ पर सारे के सारे RBC भी हंसियाकार है। तो ये जो पर्सन है ये सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित होगा। यहां पर ये होगा इस रोग का वाहक। अब इसमें इस रोग के लक्षण दिखाई नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये जो HBA है ये है प्रभावी, और ये हंसियाकार RBCs के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ेगा। मतलब जो भी RBC का काम है वो सारा काम ये कर लेगी, और बॉडी के अंदर कोई भी कमी हमें ज्यादा नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो HBS के प्रभाव को इस HBA जीन एलील ने पूरा कर दिया, इसलिए यहाँ पर ये इसको रोगग्रस्त नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ रोग को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है, और यहाँ पर हम जान रहे हैं ये सामान्य है, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रभाविता और अप्रभाविता को भी समझ सकते हो। अब आगे चलते और देखते हैं कि ये पर्सन और ये पर्सन, इन पे इस तरह की जो सिकल सेल सिकल RBCs हैं, इनके पास में लाल रुधिर कणिकाएं हैं सिकल के आकार की, वो इनके ऊपर प्रभाव क्या डाल रही हैं उसको समझने के लिए आगे चलते हैं। तो देखो, पहली कंडीशन, जहां पर व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित है, तो वहां पर क्या होगा कि RBC, अपन देखो एक चीज मैं क्लियर करती हूँ, RBC के ऊपर हीमोग्लोबिन
उपस्थित होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और अगर हमारी लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बदल गया है तो वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? जब शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन की ठीक से सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो व्यक्ति बहुत सारी शारीरिक बीमारियों से पीड़ित हो जाएगा और वो लंबी आयु नहीं जी पाएगा। क्लियर? तो ये था सिकल सेल एनीमिया रोग। अब दूसरी कंडीशन देखो जहां पर हमारे पास में वाहक है। ये व्यक्ति रोग से ग्रसित नहीं है लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया रोग का वाहक है क्योंकि इसका एक जीन एलील उत्परिवर्तित है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि इसके शरीर में अपन देख कर आए हैं पीछे कि आधी तो नॉर्मल होंगी आरबीसीज और आधी हस्याकार होंगी। अब यहाँ पर इसको एक फायदा है। फायदा क्या है कि इस व्यक्ति के शरीर में मलेरिया रोग के विरुद्ध एक वरदान की तरह ये आरबीसीज काम करती हैं, क्योंकि बच्चों जो मलेरिया का परजीवी होता है वो इन हस्याकार लाल रुधिर कणिकाओं के ऊपर पनप नहीं पाता, इसलिए मलेरिया रोग का प्रभाव ऐसे व्यक्तियों के शरीर में बहुत कम हो जाता है। तो अगर जो व्यक्ति वाहक है उसके ऊपर सिकल सेल बीमारी का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो मलेरिया रोग से बचा हुआ रह जाएगा। बचा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके शरीर के ऊपर मलेरिया रोग का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा। क्लियर? चलो अब अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे सिकल सेल एनीमिया रोग जो है वो मेंडल के वंशागति के नियमों का पालन करता है। ठीक है, देखो मैं एक प्रॉब्लम यहाँ पर लेती हूँ कि यदि एक सिकल सेल एनीमिया वाहक पुरुष का विवाह, सिकल सेल एनीमिया वाहक है तो इसके पास में एक सामान्य जीन एलील होगा और एक उत्परिवर्तित जीन एलील होगा। ठीक है, अब इसका विवाह हो जाता है सामान्य स्त्री के साथ में, तो ये सामान्य स्त्री का जीनोटाइप। ओके, तब इनकी संतति कैसी होगी? तो बिल्कुल अपन पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ से दो तरह के युग्मक मिलेंगे, यहाँ से सिर्फ हमें HBA एक तरह का ही युग्मक प्राप्त होगा। ये मैंने बना दिए गैमेट्स। अब मैं यहाँ पर फादर के गैमेट्स लिख रही हूँ मेल, और यहाँ पर फीमेल गैमेट्स को मैं लिख रही हूँ। तो HBA और यहाँ पर HBA एंड HBS। अब देखो इसको अपन कंप्लीट करते हैं पुनेट स्क्वायर को। कंडीशंस देखो HBA यहाँ पर HBA एंड S, यहाँ पर दोनों होमोजाइगस और यहाँ पर वापस हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब देखो इसको अपन एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मैं इसकी नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4। तो देखो 1 एंड 2 ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है, क्योंकि इनको कोई कहीं से भी HBS जीन नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, और थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं वाहक, क्योंकि इनके पास में एक नॉर्मल जीन उपस्थित है, इसलिए ये वाहक की तरह कार्य करेंगे। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो कुल संतति होगी उसमें से 50% संतति सामान्य और 50% संभावना है कि संतति वाहक पैदा होगी। क्लियर? इस तरह से हम ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल से इसको बताती हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ये देखो एक एग्जाम्पल है, यदि एक सिकल सेल एनीमिया वाहक पुरुष ठीक है, तो HBA एंड HBS इसका विवाह, मतलब एक पुरुष भी वाहक है और स्त्री भी वाहक है, दोनों के पास में ये जीनोटाइप है, तो इनकी संतति कैसी होगी? तो ठीक है, चलो इसको अपन बनाते हैं। यहाँ पर मेल और यहाँ पर मैं फीमेल गैमेट्स लिखती हूँ। तो देखो दोनों में दो तरह के गैमेट्स बनेंगे, है ना, HBA एंड HBS गैमेट्स बन गए अलग अलग। अब देखो इसको अपन इस पुनेट स्क्वायर को फिल करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, ये देखो थर्ड एंड ये फोर्थ। क्लियर? मैं इसको नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4। अब देखो फर्स्ट कैसा है? फर्स्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सामान्य है, क्योंकि इसके पास में HBS जीन एलील नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड दोनों एक जैसे हैं, और दोनों कैसे हैं? दोनों के पास में एक
नॉर्मल जीन उपस्थित है, इसलिए ये वाहक है। एक सिकल सेल है और एक नॉर्मल है, तो ये वाहक की तरह का वाहक बनेंगे इस रोग के लिए। और फोर्थ देखो, फोर्थ कैसा है, फोर्थ जो व्यक्ति होगा वो होगा रोगग्रस्त। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 25% संतति सामान्य, 50% संतति वाहक और 25% संतति रोगग्रस्त होगी। क्लियर? तो इस तरह से ये मेंडल के वंशागति के नियमों के अनुसार चलते हैं और हम इस रोग का इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो बच्चों ये था अपना सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट डिजीज के साथ में फिर मिलेंगे। बाय।